बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 61। लेक्चर 61 क्या कर रहे हैं हम लेक्चर 61 में? IS 36 का पास पेपर नंबर 2 में ट्राई करने लगा हूँ। IS 36 बेटा बातें नहीं प्लीज़। IS 36 पास पेपर नंबर 2 की डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। सुनते जाएं बेटा प्लीज़। अब हमने देखना है कि यार ये पास पेपर एक है, इस पास पेपर में से कितनी बातें हमें अभी मालूम हैं, कितनी स्टेप्स हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो हमें अभी नहीं पता। और ये काम चलता रहेगा भाई। आप नोट करें, हर स्टैंडर्ड के बाद कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। वो क्यों ब्लैंक छोड़ रहा हूँ? एक रीज़नेबल एश्योरेंस के बाद हम फिर मज़ीद प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो सिलेबस कवरेज का कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक ग्रेजुअल डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करने से हमारी जो परफेक्शन है उसका लेवल भी इंक्रीज़ होगा। ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जो पूछूंगा ध्यान से जवाब देना और शाउट नहीं करना। आवाज़ कंपोज होनी चाहिए, शाउटिंग नहीं होनी चाहिए। On October 1, 2004, ARC Limited, in the course of improvement and enhancement of its production facility, bought a plant having invoice value of rupee 25 million for the production of its popular brand of electrical goods. नॉन करंट एसेट्स के कितने यूज थे? 5। उसमें एक क्या था? तो इसका मतलब नॉन करंट एसेट खरीद रहा हूं और खरीद क्या रहा हूं? प्लांट खरीदा। कब खरीदा? ये उसकी कितनी? बाइंग डेट, एसेट डिस्क्रिप्शन, एसेट की नहीं, इनवाइस वैल्यू ये है, ये उसकी इनवाइस वैल्यू है। अभी तक ये उसकी कॉस्ट है, आगे हो सकता है कोई टिल्ड आ जाए। मिस्टर असलम, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वाज असाइन्ड द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। कौन इंस्टॉलेशन करवा रहा है? और ये एक A special trade discount of 25% was allowed by the supplier due to efforts of the involved in the who had close association with Mr. तो असलम मियाँ काम आ गए। क्या दिलवाने में? ट्रेड डिस्काउंट दिलवाने में। कितना? और ये स्पेशल डिस्काउंट है। Normally the supplier allow only 10% discount to his customer. अब मुझे बताएं ये वैल्यू है या 25% लेस करके? लगाएं जी 25 मिलियन का 25%, 25 मिलियन का 25%, 25 मिलियन का 25%। जी ठीक है, कैलकुलेट करके रखें अपने पास। 6.25 कितना बना बेटा? 6.25 6.25 मिलियन है। आगे चलते हैं। Due to efforts of the agent involved in the deal, who had close association with Mr. Aslam, normally the supplier allows only 10% trade discount to his customer. जो 10% डिस्काउंट दे रहा है उसको हमने क्या कर दिया?
छोड़ दिया क्योंकि नॉर्मली हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो हमारे साथ हुआ वो एप्लीकेबल है। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन साइट प्रेपरेशन। साइट प्रेपरेशन पर क्या है, ये कॉस्ट इनकर हुई। याद करें साइट प्रेपरेशन हमेशा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी और वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड लेबर, जी भाई ऐड होगा, जी ऐड होगा। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क रेफर सी बिलो, 2800 है और सी बिलो को कह रहा है कि ज़रा चेक कर लें। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹1.5 लाख which were poorly handled by the workers and were totally damaged. Now they carry no value. Totally damaged और poorly handled. Normal loss, abnormal loss. Abnormal loss कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड, वेल डन, शाबाश लिखें। मिस हैंडलिंग चार्जेस कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा लिख लें। ₹1.5 लाख का एबनॉर्मल लॉस हुआ, मिस हैंडलिंग का लॉस हुआ, ये कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगर ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा इसका मतलब ये एक्सपेंस भी इनकर नहीं हुआ। एक्सपेंस इनकर हुआ, कहां से लेस होगा, लिख लें लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। आगे चले। Electrical item received from the company's own production department at cost plus एक दूसरे डिपार्टमेंट से हमने सिस्टर डिवीजन से क्या ली, वायर लिया, वायर लिया, इलेक्ट्रिकल आइटम लिया और उसने हमें कितना मार्जिन लगा कर दिया, कॉस्ट प्लस। याद है क्लासेस में कॉस्ट प्लस हो तो कॉस्ट कितनी होगी 100, ये 10, तो हमें कितने का मिला 110 का। सिमिलर आइटम्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 30% प्रॉफिट। भाई कस्टमर को बेचते हैं जैसे मर्जी बेचें, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिएगा ये एसेट किसका है, बिजनेस का है। भाई बिजनेस का है, अगर बिजनेस का है तो बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कभी प्रॉफिट पर चीज नहीं देगा, हम उस प्रॉफिट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये आइटम हमारी कॉस्ट में ऐड तो होगी लेकिन अपनी कॉस्ट पर, जबकि ये कॉस्ट नहीं है। ये क्या है, ये हमें 10% ऐड करने के बाद जो चार्ज हुआ वो ये है। तो कह सकता हूं इसमें 10% ऐड हो चुका। तो फिर ये कितना है, 100 या 110? ये 110 है और मुझे कितना चाहिए, मुझे 100 चाहिए। जाओ लेके जाओ इसे 100 पर, सब करें। मैंने सिखाया हुआ है क्लास में, क्लास में सिखाया हुआ है भाई, इसलिए कि आपको पता हो कि यहां पर आइटम कॉस्ट पे आनी होती है। ठीक है भाई, यही तो ट्रिक वो खेलेगा कि उसने कुछ गलतियां की भी होंगी, हमने उसमें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है कि नॉलेज के अकॉर्डिंगली क्या कॉस्ट होनी चाहिए। 3,30,000 10% ऐड करके आया हुआ है, इसको इसकी कॉस्ट पे लेकर जाएं। कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, कहाँ पहुंचूंगा 300 पे। इसका मतलब इस एसेट की कॉस्ट साइट प्रेपरेशन में 1200 ऐड होगा, इस 2800 का क्या इंक्लूड कितना 150। तो इसका मतलब 150 इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बाकी बचेगा 2600। भाई कितना बचेगा 2650।
क्योंकि 2800 में इंक्लूड है 150, 1000 कॉमन लेना भाई। 2800 में इंक्लूड है 150 और 150 जो है वो इसमें इंक्लूड होने का राइट रखता है या नहीं? नहीं रखता। नहीं रखता तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर राइट रखता होता तो फिर एज इट इज रहने देते, फिर कुछ माइनस ना करते। अब ये लूंगा 1200, ये लूंगा 26, 50 और ये लूंगा 300। IAS 16 चल रहा है इस वक्त, इंपेयरमेंट तो अभी आया ही नहीं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग साइट प्रेपरेशन। जी भाई याद करें, एसेट खरीदने में अगर किसी एम्प्लॉय को कोई पैसे देते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमेशा एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। कौन से एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स? जो एसेट की बाइंग, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करे। बाइंग, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन। तो फिर ये 600 भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि हमें पता हो कि हम पेज को रब कर रहे हैं तो आगे क्या पूछेगा वो। रिक्वायरमेंट पे जाइएगा जरा, क्या कह रहा है? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्लांट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अब कॉस्ट ऑफ प्लांट मेन पेज पे रखूं, वर्किंग में? मेन पेज पे लिखें जी। ए पार्ट मेन पेज पे आ जाए। मेन पेज लेफ्ट राइट लीजिएगा भाई। मेन पेज कौन सा लेंगे? लेफ्ट और राइट। वापिस चले जाएं भाई क्वेश्चन पे। बेटा बातें नहीं यार, इस तरह पढ़ाया नहीं जाएगा अगर आप इस तरह बातें करेंगे प्लीज़। ए पार्ट बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाना है ए पार्ट में? कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट। शुरू करूं बेटा? सबसे पहले क्या लेंगे? लिस्ट प्राइस। क्या लेंगे? आप नोट कर रहे होंगे नीचे थाउजेंड्स कॉमन है, ऊपर मिलियन है। मिलियन एक आइटम है, थाउजेंड्स में मैनी आइटम्स हैं, तो मुझे अपनी फिगर कहां लेके जानी चाहिए? थाउजेंड्स कॉमन के साथ। शाबाश। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्लांट डिटरमाइन करने लगा। रुपी इन थाउजेंड्स है, रुपी इन थाउजेंड्स है। टॉप पे क्या लूंगा? लिस्ट प्राइस। कितनी? 25,000 लेस। बोले भाई ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिए? 25,000 का 25%। जी बच्चों 6,250। बताइए प्लीज। 18,750। प्रोसीड कीजिए। जितनी मैंने डिस्कशन की है उतनी पोस्टिंग कीजिए। जितनी डिस्कशन कर ली है वो पोस्टिंग करें, फिर आगे ज्वाइन करता हूँ।
जी बच्चों, सैलरी है जी, सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर जी कितनी है भाई, कितनी है? 1200। इसके बाद सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क जी कितना है? सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क 2800 माइनस 150। 150 क्यों माइनस किया? एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कितना बचा? 2650। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स कितनी है? 330 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? 300। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है बच्चों? भाई कितना है? 600। कुछ याद है? टेस्ट रन किया था वो अकाउंटिंग प्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट मशीन, जो कॉस्ट लगेगी वो रेलिवेंट, और अगर उस सैंपल से कोई रेवेन्यू आया तो वो रेवेन्यू कॉस्ट में से, और अगर कहीं रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हुआ तो कॉस्ट नहीं हुई बल्कि फिर क्या बन गई? सेविंग बन गई। ऑल्दो ऐसा कोई केस कभी आया नहीं है, लेकिन मेंटली तैयार कर रहा हूँ। अगर आने वाला रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हो गया तो फिर आपने कॉस्ट नहीं लिखनी, फिर नेगेटिव कॉस्ट लिखनी है, और नेगेटिव कॉस्ट का मतलब सेविंग हो जाएगी। ज़रा चलें आगे, क्या कहते हैं दिस वन? 1 जनवरी 5 मैंने एसेट खरीदा कब है जी? और वो मैंने एसेट खरीदा था और आज मैं कर रहा हूं उसकी टेस्ट रनिंग। 1 जनवरी 5 को मैंने टेस्ट रनिंग स्टार्ट की और सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कब? 31 जनवरी 5 एट अ कॉस्ट ऑफ 5,50,000। द सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर, तो ये है कॉस्ट, ये है रेवेन्यू। कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस किया तो नेट कॉस्ट आ गई। कौन सी कॉस्ट? टेस्ट रनिंग कॉस्ट। क्या करूं एसेट की कॉस्ट में? ऐड करें, लिखें जी टेस्ट रनिंग कॉस्ट, टेस्ट रनिंग कॉस्ट 5,50,000 था तो 550 ले लें, माइनस 320, बाकी बचा 230, बाकी 230 है। आगे चलते हैं। ध्यान में रखिएगा टेस्ट रनिंग कब कंप्लीट हुई है? 31/1/2005। आगे चलें भाई, बस भाई। The company is presently obliged to dismantle plant at end of life and present value of dismantling cost is 250। एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। अच्छा, अगर कहीं प्रेजेंट वैल्यू ना होती और 60 डिस्काउंट फैक्टर गिवन होता तो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते और फिर वो प्रेजेंट वैल्यू जो आती वो हमने यहां पर लेनी है। आम क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि जो गिवन है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही है जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है बेटा?
250 है 0.250, क्योंकि 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे। भाई 250 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर थाउजेंड्स में फिगर जाएगी। इसलिए ध्यान से पेपर करना है कि मिलियन क्या है, थाउजेंड क्या है और नॉर्मल फिगर क्या है। मिलियन को हम नीचे लेकर आए हैं, जबकि इस 250 को हम ऊपर लेकर गए हैं थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जी बच्चों, द प्लांट वेंट इनटू नॉर्मल प्रोडक्शन फ्रॉम 1 फरवरी 2005। नॉर्मल प्रोडक्शन में चला गया। कब शुरू हुआ इस पे काम? इसका यूज कब शुरू हुआ? 1, 2, 5 and attained 45% capacity during the period ended on 30 June 2005. The company at this stage discovered that the actual capacity of the plant is about 85% of the capacity declared by the supplier. यानी सप्लायर ने अगर 100 कहा हुआ है तो 85% तक इस प्लांट की यूटिलाइजेशन हो सकती है। जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं या इवन बाइक पे होते हैं उन्हें पता है एक पूरे मीटर की रेंज होती है, लेकिन जो मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं वो पूरे मीटर से हम कुछ पहले तक करते हैं, क्योंकि अगर फुल मीटर को लेकर जाएं तो सम टाइम कार का जो यूज़ है वो प्रॉपर या बाइक का यूज़ प्रॉपर नहीं हो पाता। तो अक्सर कहते हैं कि इस प्लांट की इतनी कैपेसिटी है, लेकिन आमतौर पे जो अटेनेबल कैपेसिटी होती है वो 100 से कुछ कम होती है। आपके कॉस्ट के टीचर सिखाएंगे कि एक एक्चुअल कैपेसिटी होती है, एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है, क्या, और एक बजटेड कैपेसिटी होती है। ये टेक्निकल डिफरेंस वो बताएंगे आपको। इस वक्त वो काम कर रहा है 45% पे और जा सकता है 85% पे। द मैटर वॉज डिस्कस विद द सप्लायर एंड हिज एजेंट। द एजेंट फाइनली एग्री टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 3%। 3% वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार है ऑन इनवाइस वैल्यू। इनवाइस वैल्यू कितनी थी? 25,000। कितनी थी? 25,000। एंड इशूड हिज क्रेडिट नोट। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट टू दिस इफेक्ट ऑन 30 जून 2005। मेरा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2005 को। अब ये कंपनसेशन जो मुझे मिली है फुल कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल होने पर, क्योंकि अगर उसने क्लेम 100 का किया तो फिर 100 कैपेसिटी इस्तेमाल होने की पोजीशन होनी चाहिए, जबकि वो क्या कह रहा है? एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज अबाउट डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। मैं आपको डिक्लेयर करूंगा मेरी 1.25 आवर्स की क्लास होगी और मैं 50 मिनट की क्लास ही कंडक्ट कर पाता हूं, तो आप कहेंगे सर कंपनसेट करें, जो फीस दिया उसमें से कुछ वापस करें। ऐसी ही क्लेम हमने पुट की। हाँ, अगर 1.25 से मेरी क्लास 1.5 पे जाना शुरू हो जाए, नो प्रॉब्लम, आप काउंटर पे जाएंगे, एक्स्ट्रा फी पे कर देंगे। ऐसा नहीं? अच्छा चलो, अब कंपनसेशन मांगी जा रही है और वो एग्री हो गया कि कितनी कंपनसेशन देगा। ये कंपनसेशन मेरे लिए फायदा या नुकसान? ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? नुकसान। ये कॉस्ट है और वो कॉस्ट की सेविंग है, वो कॉस्ट की। अब वो 3% इसमें ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए? लेस होना चाहिए। लिखें लेस कंपनसेशन, लेस कंपनसेशन। 25,000 का कितने %? कितना बना? ऐड करूं लेस करूं? लेस कर दीजिए। अच्छा, अगर हमें कोई पेनल्टी चार्ज हो गई, वो जीपी में से लेस होगी, क्योंकि कोई पेनल्टी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको क्रेडिट नोट का? जी बताया हुआ है मैंने अपने लेक्चर में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों बताए हुए हैं। मेरी बड़ी कोशिश रही कि कोई ऐसी बात ना हो जो FR1 में नज़र आए और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में मैंने वो ना बताया। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। असल में ये ताल्लुक
क्रेडिट नोट डेबिट नोट का क्या है, आज का कंपटीशन का ज़माना जो है वो क्रेडिट पर चलता है। जब मैं क्रेडिट सेल करता हूं तो क्या एंट्री पास करता हूं, क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब डेटर से कुछ गुड्स वापस आ गई, डेटर से कुछ गुड्स वापस आ गई, सेल रिटर्न हो गई भाई, सेल रिटर्न हो गई, क्या एंट्री पास करूं, सेल रिटर्न डेबिट, इसे छोड़ दें, डेटर डेटर। अब मैं एक लेटर लिखूंगा, किसको, डेटर को, मिस्टर असलम मेरे डेटर हैं, दिस इज टू सेटिस्फाई नोटिफाई या दिस इज टू स्टेटेड दैट वी हैव क्रेडिटेड मिस्टर असलम इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये मैं एनवेलप टीसीएस को दूंगा और असलम को भेज दूंगा। असलम जैसे ही ओपन करेगा, ऊपर क्या लिखा होगा, क्रेडिट नोट, नीचे पढ़ेगा तो क्या लिखा होगा, अंसारी एंड कंपनी ने असलम को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। इस लेटर का नाम होता है क्रेडिट नोट, इस लेटर का नाम होता है क्रेडिट नोट। अब जब मैंने इससे खरीदा होगा तो उधार पे खरीदा होगा, कैसे पता चला, इस वर्ड से। उस कंपनी ने जब मुझे बेचा होगा तो उसकी सेल होगी, ये तो मेरे लिए एसेट है ना, लेकिन ये एसेट उसकी तो सेल है, गुड्स है। अब उसने जब मुझे क्रेडिट पर अपनी गुड्स बेची, चाहे वो मेरे लिए फिक्स एसेट है, उसके लिए तो गुड है। मसलन मैं किसी से ये एसी लूंगा तो ये एसी मेरे लिए एसेट है, लेकिन आबिद मार्केट की उस शॉप के लिए गुड्स है। अब क्या एंट्री पास करेगा वो पार्टी, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। 3% उसे मुझे छोड़ना पड़ा। अब ये पार्टी क्या बनाएगी, क्रेडिट नोट, टॉप पे क्या लिखेगी, क्रेडिट नोट, नीचे क्या लिखेगी, दिस इज स्टेटेड दैट अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज क्रेडिटेड अंसारी एंड कंपनी फॉर ₹750। अब जब ये नोट मेरे पास आएगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उसने अपनी बुक्स में मुझे क्रेडिट कर दिया। अगर वो डेबिट रखता तो मैं उसके लिए डेटर था, मैं उसके लिए डेटर था, तो अगर मैं उसके लिए डेटर था तो वो मेरे लिए क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल था। तो उसने अगर मुझे क्रेडिट किया तो मैं उसे डेबिट करूंगा, डेबिट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी का कम होना इनकम होता है भाई, लायबिलिटी का कम होना इनकम होता है, इसलिए मैंने यहां नेगेटिव कॉस्ट लिख दी। क्लियर, आगे चले। द कंपनीज अकाउंट्स फॉर इट्स एसेट्स अंडर कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करता है, कॉस्ट मॉडल। अब जाके देखें एसेट खरीदा कब था, 1 अक्टूबर 2004। ये स्टोरी कब की है, 30 जून 5 की। इसका मतलब इस स्टोरी का अभी मेरी कॉस्ट डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहता है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% ऑन फ्रॉम द ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। अब जब इसने कह दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें डेप्रिसिएशन कब से शुरू करनी है, और डेप्रिसिएशन तो परचेज प्राइस पे होती है, किस पे होती है, कॉस्ट पे होती है भाई। परचेज प्राइस तो यहाँ खत्म हो गई, अब तो सारी स्टोरी कॉस्ट की है। एक दफा क्वेश्चन देख लें, कोई आइटम रहती तो नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़े, शाबाश, क्वेश्चन पढ़े और एक बच्चा इसका टोटल करे। रेड बॉल पॉइंट दीजिएगा, थैंक यू। कोई आइटम देख लें, रह ना गई हो।
बाज़ दफ़ा एक आइटम भी रह जाएगी ना तो बेटा फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। बेटा पीछे सोल्यूशन में ना एक गलती है, वो ठीक कर लीजिएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी बनी है? यहाँ मेरे ख्याल कंपोजिंग एरर हुई भी है भाई। इसको भी 1000 कर लें, 250 तो बहुत ही मिनिमम एक अमाउंट है। मेरे ख्याल आई कैप का पास पेपर में 2,50,000 है। कल मैं इंशाल्लाह ओरिजिनल, यार तला ओरिजिनल फाइल भी पास पेपर्स की बना लीजिएगा ताकि कहीं कोई मिस्टेक हो ना तो हमें पता लग जाए कि आई कैप के क्वेश्चन में ही है। इसको 2,50,000 कर लीजिए बच्चों। वो गलत है, कंपोजिंग एरर है, कंपोजिंग एरर है बेटा। आई कैप के सारे क्वेश्चंस जो है ना प्रिंट ले लीजिएगा, फाइल मुझे दे दीजिएगा। 0.25 काट दीजिए, कितना लिखिए बेटा? 250 टोटल कीजिए और जो कंपनसेशन है वो लेस कीजिए प्लीज़। ये कितना लिखवाया मैंने? 250। क्वेश्चन में सब सही कर लीजिएगा जी। कितना बना? 23230। चेक कर लीजिए बेटा। ओके हो गया। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब एंट्री क्या होगी? प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक कर दें, अकाउंट पेबल करने अकाउंट पेबल कर दें, ये इशू नहीं है। अब बताएं ए पार्ट कौन से टॉपिक से है? ये IAS 16 है। हो सकता है बी पार्ट बोरिंग कॉस्ट का आ जाए और सी पार्ट इम्पेयरमेंट का आ जाए, डी पार्ट गवर्नमेंट ग्रांट का आ जाए। एक ही क्वेश्चन में मिक्सिंग करेगा, इसलिए परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है बेटा। अब आए, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होगा। दोबारा सुन लें, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे वो कौन से होंगे, और जो बोनस और एवरेज होंगे वो सिंगल टॉपिक होंगे। तो पहले हमने सिंगल टॉपिक क्वेश्चंस को उठाना है, बाद में इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको एग्जाम टिप्स या पेपर हैंडलिंग जो है सिखाता रहूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। आगे आए भाई, अब हम जी पढ़ने लगे भाई। पहले ये देख लें नॉर्मल प्रोडक्शन कब शुरू हुई है? 1, 2, 5। मेरा ईयर एंड कब है? 30 जून 5। तो कितनी डेप्रिसिएशन? 5 महीनों की। अभी ये कॉस्ट पर है, अभी किस पर है? कॉस्ट पर। मुझे नहीं पता आगे वो इम्पेयरमेंट में जाता है या नहीं जाता। अगर वो अगले पार्ट में रीवैल्यूएशन पे चला जाए सर फिर रीवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन अगर वो ईयर एंड पर हुई फिर भी हमें 5 महीने की तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे इम्पेयरमेंट हो चाहे रीवैल्यूएशन हो, जो बेसिक चीज दोनों में मैच करती है वो पहला पॉइंट है WDV का। इम्पेयरमेंट भी WDV से होगी और रीवैल्यूएशन भी WDV से होगी। रीवैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए? फेयर वैल्यू। और इम्पेयरमेंट के लिए क्या चाहिए? रिकवरेबल वैल्यू। रिकवरेबल वैल्यू के अंदर मौजूद है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करवाया था, कल करवाया था ना पिछले लेक्चर में। अगली बात, अगर रीवैल्यूड नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, तो लाइफ इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि अब WDV रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर होगी, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर होगी। अब यहां कौन सा मॉडल यूज कर रहा है? ये देखिए कॉस्ट मॉडल। अब लाइफ हट गई हमारी रीवैल्यूएशन से। और अगर यहां लिखा होता रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है और नीचे कहीं फेयर वैल्यू होती तो फिर उस डेट पर हमें रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू का मौजूद होना यह बता रहा है रीवैल्यूएशन मॉडल में कि इसे यूज करो, पहले डेप्रिशिएट करो, फिर रीवैल्यू करो, फिर इंपेयर करो। आज हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे और फिर इंपेयरमेंट देखेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो आप देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर क्वेश्चन में अब फेयर वैल्यू हुई भाई, अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू हुई तो अब हमारा उससे ताल्लुक सिर्फ इंपेयरमेंट के लिए है, रीवैल्यूएशन के लिए नहीं है। चलें भाई जी, WDV पे नहीं है।
द कंपनी अकाउंट, नहीं यहाँ पे रुके, अगर रीवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट दोनों आएंगी तो स्ट्रेट लाइन होगा, और खाली इंपेयरमेंट आई तो WDV हो सकता है। क्यों? क्योंकि WDV कैलकुलेट करते हुए आप WDV मेथड से भी WDV ला सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। आपके सिलेबस में क्या FR2 और CA फाइनल में भी WDV से नहीं है। द कंपनी अकाउंट्स फॉर इट्स एसेट, ये हो गया, यहाँ पे आ जाए। इट एस्टिमेटेड, जी भाई 21 मिलियन एज द, कितने मिलियन है फेयर वैल्यू? 21 मिलियन है, 21 मिलियन फेयर वैल्यू है। इट इज फर्दर एस्टिमेटेड दैट इन केस ऑफ डिस्पोजल द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इंकर्ड, कह सकता हूं कॉस्ट टू सेल है। अब याद करें, कुछ चीजें मैंने कहा था कभी कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं होंगी। क्या क्या नहीं होंगी? एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट अगर होगी, हेलो, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट होगी तो वो कभी कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगी। अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी तो आएगी। रिडंडेंसी कॉस्ट हुई, रिडंडेंसी कॉस्ट हुई, कभी कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनेगी। भाई करवाया था, भूल क्यों जाते हो यार? जाए जरा देखें रिडंडेंसी कॉस्ट क्या लिखवाया था। भाई भूल जाते हैं आप, ऐसे ना करें यार। क्लास में करवाया था रिडंडेंसी, क्या लिखवाया था? कभी एसेट की कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक सिंपैथी है, ये एक एथिकल इशू है, ये सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो कभी भी स्टाफ को रिडंडेंट करेंगे, उसे कोई पैसे देंगे, उसे टर्मिनेट करेंगे, कोई पैसे देंगे, कभी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा जो कॉस्ट टू सेल हम बना रहे हैं। अब आए सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या कह रहा है वो? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी चार्जेस भाई सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। टिक कीजिए, ये सेलिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट टू सेल में आएगा। टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ, जी भाई टू बी लेड ऑफ का मतलब टू बी रिडंडेंट, टू बी रिडंडेंट। जी भाई क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अच्छा, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है कि ये एक्सपेंस ही इनकर नहीं हुआ? जी जी नहीं, ये नहीं कहना कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। किसका पार्ट नहीं बनाना? तो फिर किसका पार्ट बनाओगे? एडमिन कॉस्ट का। किसका? तो लिखो सेलिंग कॉस्ट नहीं लेंगे, एडमिन कॉस्ट लेंगे इसे। बाकी एडमिन कॉस्ट की तरह ये भी जीपी में से माइनस होगी, लेकिन हमारी इस कैलकुलेशन में इंपेयरमेंट में कंसिडर नहीं होगी। ये नहीं कहना कि ये कॉस्ट इनकर नहीं हुई। प्यारे भाई क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, आप अच्छे बच्चे हो यार, क्या हो गया आपको? जाकर देखें, जब नोट्स लिखवाए थे लीगल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। अपनी बुक देखें, पहुंचे पहुंचे बुक पे पहुंचे भाई, बुक पर पहुंचे, बुक पर पहुंचे। लिस्ट दी थी आपको जी भाई, होगी जी भाई, ये भी सेलिंग कॉस्ट होगी। स्टैंप ड्यूटी, याद रखिएगा कोई भी गवर्नमेंट चार्जेस अगर सेलिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं अदर देन पेनल्टी, अदर देन फाइन, वो हमेशा सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा होगा। कैसे? इनके पास एक प्लॉट है, ये बेच रहे हैं, प्राइस तय हो गई। प्राइस तय होने के बाद इन्हें प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जनाब ये तो प्राइस तय हो गई, मुझे आपने कमीशन देनी है। सेलिंग कॉस्ट है भाई, प्रॉपर्टी डीलर को जो कमीशन देनी है सेलिंग कॉस्ट है जी, सेलिंग कॉस्ट है। उन्होंने कहा चलो दे दूंगा। अब क्या कह रहे हैं कि सर अभी नया रूल आया है, टैक्स का सर्कुलर आया है, हर सेलर को अपने आने वाली प्राइस का 1% गवर्नमेंट को देना ही देना है, टैक्स है। अब बताएं भाई रेलिवेंट है?
रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? अगर ये सेल नहीं करेंगे तो वो कॉस्ट इनकर नहीं होगी, और अगर ये सेल करेंगे तो कॉस्ट इनकर होगी। इसको कहते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और हर इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर पेनल्टी हुई, फाइन हुआ, ओके। एक और पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी वेस्टेज हुई किसी आइटम की, वो कभी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये वेस्टेज का पॉइंट कई दफा पेपर में आ चुका है, जो अभी हमने एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट किया है, ध्यान में रखिएगा। अब बताएं जी कितनी बनी सेलिंग कॉस्ट? 100 और 100 200 और 50 250। ये 250 क्या है? कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन। बी रिक्वायरमेंट देखें, इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एट 30 जून 2005 एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ। अब पहले मुझे बताएं इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करूं? रिकवरेबल अमाउंट माइनस WDV। माइनस में अगर आंसर आ गया तो इम्पेयरमेंट है, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो इम्पेयरमेंट नहीं है। और मैं मशवरा दूंगा पेपर वाले दिन पॉजिटिव लिखा ही ना करें, नॉट एप्लीकेबल कर दिया करें। क्या कर दिया करें? NA। क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जाम प्रेशर में जो भी आंसर आए हम कहते हैं ये इम्पेयरमेंट है। एग्जाम प्रेशर इसी चीज़ का नाम है भाई। वही पेपर आपको हॉस्टल में दिया जाए तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। पेपर का प्रेशर जो है यही असल गेम होती है बेटा। अब मुझे बताएं WDV ले आएंगे कितनी देर में? 2 मिनट में WDV ले आएं। शाबाश। एसेट की WDV कॉपी पे लिखें अपने। बी पार्ट सॉल्व करने लगा हूं बेटा। मेथड कौन सा है? स्ट्रेनर। WDV आ सकता था भाई, WDV आ सकता था जी, आ सकता था। क्योंकि क्या मौजूद नहीं है? रीवैल्यूएशन मॉडल मौजूद नहीं है। इम्पेयरमेंट तो आप किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं, हमें WDV चाहिए और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। इम्पेयरमेंट लॉस का फार्मूला है, बोलिए भाई, रिकवरेबल अमाउंट माइनस WDV। रिकवरेबल अमाउंट को वर्किंग 1 कह दीजिए और WDV को वर्किंग 2 कह दीजिए। वर्किंग 1 पे चले जाते हैं। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट चाहिए दोस्तों। रिकवरेबल अमाउंट जी क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। जी भाई, क्वेश्चन में ढूंढें क्या मौजूद नहीं है? वैल्यू इन यूज क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। अगर वैल्यू इन यूज है ही नहीं, नॉट अवेलेबल है, तो जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा वही हाईएस्ट होगा। अब फेयर वैल्यू कितनी है? 21,000, क्योंकि हम 1000 में ले रहे हैं। क्या है? 21,000 माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस करना है। कॉस्ट टू सेल को हम कह देते हैं वर्किंग 1.1। क्या कह देते हैं? वर्किंग 1.1। वर्किंग 1.1 हमें ये कह रहा है कि कॉस्ट टू सेल डिटरमिन करना है। तो पहली आइटम बताएं उधर से,
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जी कितनी है? 100 जी। नेक्स्ट लीगल कॉस्ट जी बताएं 100 जी बताएं। स्टैम्प ड्यूटी कितना है? 50 जमा कर दीजिए 250। ये जाकर फेयर वैल्यू में से माइनस कर दें 250, क्या है जी? 20,750। तो फिर रिकवरेबल अमाउंट कितनी बन गई? रिकवरेबल अमाउंट 20,750। ले भाई आ गई 20,750। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? WDV चाहिए। ये है प्लांट की कॉस्ट, इसको डेप्रिशिएट करना है। इसको क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। वर्किंग नंबर 2 क्या चाहिए? WDV। WDV का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर पहला साल हो तो जो डेप्रिसिएशन होगी वही अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। कॉस्ट कितनी है? 23,230 माइनस, चाहे इसे डेप्रिसिएशन कह दो चाहे इसे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह दो, कैसे आएगी? 23,230 इसका कितने परसेंट? 10%। फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? क्यों 5/12? क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हुई है 1 फरवरी को और मेरा ईयर एंड हो रहा है 30/6/2005 है भाई। ये बताएं जी डेप्रिसिएशन जी, ये बता दें 96 पर 8 कर दें, कोई इशू नहीं जी भाई। 22262 22262 जी भाई। लॉस है कितना है? 1512। लो भाई ये क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या सिर्फ इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा, ये एंट्री भी कही? नहीं यार भाई। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब एंट्री बता दें। क्या एंट्री होगी जी भाई? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? 1512 1512 जी। क्या इनिशियल? उसने कहा कैलकुलेट द फॉलोइंग, आल्सो सबमिट योर एक्सप्लेनेशन इफ नेसेसरी। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट, इसमें भी एंट्री पास कर दीजिए भाई। क्या एंट्री पास करेंगे भाई? क्या एंट्री होगी? प्लांट डेबिट और बैंक कर दीजिए, बैंक क्रेडिट कितने से? 23,230 और अगर सिर्फ कैलकुलेशन मांगे तो फिर आपने एंट्री पास नहीं करनी। रिकॉग्निशन का मतलब एंट्री पास कर दें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब एंट्री पास कर दें, जनरलाइज का मतलब एंट्री पास कर दें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, आप बाय कर रहे हैं और आप उसकी एंट्री एसेट को डेबिट करके कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट वगैरह की कहानी इसमें अभी नहीं है। ठीक है, 2 पास पेपर हो गए। अभी तक पास पेपर ने हमें तंग नहीं किया, लेकिन हमने तंग वाले स्टेज में से गुजरना है, क्योंकि अगर उससे नहीं गुजरेंगे तो आप कुंदन नहीं बनेंगे। और हमारे पास एक ही अटैम्प्ट है, उसके बाद अटैम्प्ट नहीं है FR1 के लिए। ठीक है, शाबाश। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 3, पास पेपर नंबर 3।
कॉपी कर लें जल्दी से, पास पेपर नंबर 3। कितना डर है अभी FR1 का, जितना पढ़ा है उसमें कुछ क्यूरीज के अलावा पूछ रहा हूँ कि कुछ है कि यार इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि इंट्रो के बगैर FR1 नहीं हो सकेगा। ये पास पेपर आप इंट्रो के बगैर ही कर रहे हैं भाई, और मेरे ख्याल मेजॉरिटी ज़्यादातर 70-80% सॉल्व कर लेती है, ठीक है। और ये कभी ना ध्यान में रखिएगा कि सारा हमसे सॉल्व होगा, सारा तो पेपर में भी टीचर को बिठा देंगे तो नहीं करेगा भाई। पेपर का प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, पेपर का प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, इसलिए हम भी बाहर खड़े होकर कहते रहते हैं एग्जामिनर ने ये किया ये किया। एग्जामिनर हमें कहे बैठ या ज़रा पेपर सॉल्व कर, तो हम कहेंगे पहले तू सॉल्व कर, ठीक है। चलो, तो एग्जामिनर हो टीचर हो, ये कॉन्सेप्ट पर आपके साथ डिबेट करती हैं, लेकिन प्रैक्टिस या पेपर की टाइम मैनेजमेंट ये आप लोगों की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हमसे तो शायद कैलकुलेटर भी सही प्रेस ना हो एग्ज़ाम प्रेशर में। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 कितने नंबर का है? ऑटम 10 में आया था। चलें भाई, एक्सक्यूज मी, पढ़ना शुरू करें। डेटा गिवन बनाएं, डेटा गिवन बनाएं। इस क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको, शाबाश, और ठीक होनी चाहिए एक्सट्रैक्शन आपकी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताएंगे कि कितनी बलाएं मौजूद हैं। नहीं, जो हमें 3 बातें कह रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट। सबसे पहले तो ये देखें ना भाई, मुझे ये बताएं इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट 3 हैं, 2 हैं, 1 है, क्या है? पढ़ें ध्यान से। ये देखें भाईजान, ओ भाईजान ये देखें, 30 जून 15 की रिकवरेबल अमाउंट है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट देखनी पड़ेगी, ठीक है। इधर आए, 1 जुलाई 10 को रीवैल्यूएशन हुई है, तो रीवैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा। एसेट का नाम है जी प्लांट, तो इसका मतलब डेप्रिशिएबल एसेट है, तो डेप्रिसिएशन भी देखनी पड़ेगी। अगर तीनों एक ही दिन पर हुए, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, लेकिन देखिए जरा 30 जून 15 को क्या होगा? इम्पेयरमेंट होगी अगर हुई तो। 1 जुलाई 10 को क्या होगा? रीवैल्यूएशन होगी। इसका मतलब दोनों में 5 साल का गैप है, दोनों में रीवैल्यूएशन होगी एक साथ 10 को, फिर ये रीवैल्यूड अमाउंट पर डेप्रिशिएट होता रहेगा, WDV आती रहेगी। जब 30 जून 15 पे पहुंचोगे तो एक WDV मौजूद होगी, यहां फिर इम्पेयरमेंट देखोगे। तो ये नहीं कहना कि एक ही टाइम पे तीनों काम हो रहे हैं, तीनों काम में से डेप्रिसिएशन हर साल होगी। हेलो, डेप्रिसिएशन हर साल, रीवैल्यूएशन 1 जुलाई 2010। इम्पेयरमेंट चेक करेंगे, बनाएं जी, डेटा गिवन बनाएं। सबसे पहले डेटा गिवन चाहिए मुझे, बाकी सारी स्टोरी बाद में है। FOB को अंडरलाइन कर लें,
फ्री ऑन बोट, FOB फ्री ऑन बोट प्राइस, FOB फ्री ऑन बोट प्राइस। बताता हूं अभी कि फ्री ऑन बोट प्राइस क्या होती है। फ्री ऑन बोट प्राइस का सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ना है। ध्यान से पढ़ें बेटा। एसेट कब खरीदा था? 175। ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस नॉवेल की तरह पढ़े जा रहे हैं। जब मैंने डाटा निकालना, हो ये भी था, ओ ये भी था, सर अंसारी रुके, हम आए अभी। भाई क्वेश्चन पे फोकस करें, फोकस करें प्लीज। मुझे देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं। चलो इधर फोकस करो। जिन बच्चों को पतंगबाजी का शौक था, इसने गुंजर डाले हुए। क्या डाले हुए? गुंजर डाले हुए। सुनिएगा, हेलो सुनिएगा, पहले अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। पहले पैराग्राफ में 1 जनवरी पे खड़ा बातें कर रहा है, 1 जनवरी 2015। हमने कहा आगे चलेगा, कहते नहीं यार जरा वापिस आ जाओ। 1 जनवरी 2005 पे वापिस चला गया। फिर कहां चला गया? 1/4/2006 पर चला गया। फिर कहां गया? 1/7/2010 पे चला गया। फिर कहां चला गया? 30 जून 2015। मुझे बताओ मैं अपना स्टार्ट कहां से लूं? कहां से लूं? 1/7/5 से स्टार्ट लूंगा तो आगे चलूंगा ना, यहां से स्टार्ट लूंगा। अच्छा अब सुनो, अगर मैं यहां से टेबल बनाना शुरू करूं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लो भाई 10 साल टेबल ही बनाता रहूंगा। ठीक है, बन तो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पेपर वाले दिन करेंसी क्या है तुम्हारे पास? टाइम है, टाइम है, और लाना है उससे नंबर। नंबर है कमोडिटी और करेंसी है टाइम। टाइम देना है, नंबर लेना है। अब टाइम उसे दिए जा रहे हो, लो भाई कोई बात नहीं, हम तो है ही वेले, लिए जाओ टाइम। बड़ा पैसा है हमारे पास, एक टाइम ही तो है जिसे हम जाया कर सकते हैं। बाकी हमारे पास तो बैलेंस भी नहीं होता। बड़े भाई बड़ी बहन को मिस बेल मार के यहीं पे रोका, कहीं कॉल ना मिल जाए यार, तो फिर ऐसे ही करती हो ना। अब सुनो बेटा, अब आपने बाय करना है। जब तक अगला ट्विस्ट ना आए तो आपने एक काम करना है, बजाय इसके कि टेबल बनाते बनाते डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके WDV पे जाएं। स्ट्रेट लाइन ने तो एक फार्मूला दिया हुआ है हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। क्या है वो? मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। क्योंकि जो स्टोरी 1/7/5 से शुरू होगी, इसमें टिल्ड 2-3 जगह ही आएगा, इसमें टिल्ड 2-3 जगह ही आएगा। उस टिल्ड के आने से पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमें टेबल बनाने में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, हम अपनी करेंसी को बचा कर रखें। पूरे 3 महीने जो बाकी हैं उसमें ये सोचें, जेब में है करेंसी टाइम की शक्ल में और मार्केट में कमोडिटी है मार्क्स की शक्ल में। वहाँ करेंसी दूंगा जहाँ मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, वहाँ करेंसी दूंगा जहाँ मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। पढ़ना शुरू करने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काश मेरे पढ़ने से पहले आप इसको ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया करें कि मुझे पढ़ते हुए पता चले कि यार बच्चे ने पढ़ा हुआ है। तुम क्या कहते हो? ये टॉक टाइम है, रेस्ट टाइम सर ने रिलैक्स करने के लिए कहा है। चलो आओ। साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड SPL is a manufacturer of pharmaceutical products in January 15. What do you mean by January 15? 1/1/15. One of its plants suffered a major breakdown
it was repaired at a cost of 1.5 million, but the production capacity was reduced significantly. अब जरा इसको चेंज करते हैं, and capacity was increased significantly. फिर कॉस्ट में ऐड होगा, फिर ये एसेट बनेगा, एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। अब वो क्या कह रहा है, मैंने रिपेयर लगाई लेकिन कैपेसिटी फिर भी इंक्रीज होने के बजाय, अब बनाएं, क्या इसे कैपिटलाइज कर दूं, क्या एंट्री पास करूं? रिपेयर एक्सपेंस, भाई रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट लिखो इसके साथ एंट्री, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। बताया हुआ है आपको, अगर 5 नतीजे निकलते फिर कॉस्ट में ऐड कर दे, वो 5 नतीजे बता सकता है कोई बच्चा? 1 by 1। पहला कैपेसिटी इंक्रीज, प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाए, यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए। ये 5 नतीजे आते तो एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। इनके अलावा कोई भी नतीजा आएगा एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। ये कब की स्टोरी है? 1-1-5, 1-1-15। ये एंट्री मैंने पास कर दी। उसने पूछा क्या, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री। हम क्या कहते हैं, एंट्री पास करेंगे कैपिटलाइजेशन की? नहीं भाई, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री है अगर ये लाइन लिखी हुई है। हाँ, अगर आगे लिखा होता फॉर रीवैल्यूएशन तो सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करते, बाकी ना करते। अगर लिखा होता फॉर रिपेयरमेंट तो इम्पेयरमेंट की एंट्री पास करते, बाकी कोई ना करते। अगर लिखा होता है एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते, कोई और ना करते। और अगर लिखा होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एंट्री पास करो तो ये एंट्री पास करते, कोई और ना करते। उसने क्या कहा, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, पूरे 15 साल की एंट्रीज लिखनी है या इस साल की? ये साल एंड कब हो रहा है, ये स्टार्ट कब हुआ? एक साथ। ये क्या डेट है, क्या ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड में है? ये एंट्री मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है? समझ आ रही? क्योंकि एक हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट जो वो पूछता है हम उसको फोकस नहीं करते, बस अपने मतलब का टॉपिक होना चाहिए। फिर देखो हम 6 पेज लिख के आएंगे और क्या कहेंगे, सर किसी ने आंसर कॉपी एक्स्ट्रा नहीं ली, आपके शागिर्द ने 10 लगाई है। तो ये सोच लेना कहाँ लगाना है, टाइम कहाँ नहीं लगाना। तुम्हारे पास करेंसी शॉर्ट है, सिर्फ कितनी करेंसी है? 180 मिनट, 180 मिनट। ठीक, आगे चलो बेटा। द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 15। प्रोडक्शन के लिए रेडी कब? 30 जून 15। At that time, the company's engineers advised that the plant could be used at a reduced level for 3 years only. इस डेट पर बैठकर इंजीनियर कह रहे हो भाई या तो बेच दो या ये इंफॉर्मेशन आ चुकी कि तुम्हारा एसेट सिर्फ अगले 3 साल तक रहेगा। सोच के बताना, ये 3 साल का पीरियड इस डेट पर खड़े होकर हमें क्या कैलकुलेट करवाने में मददगार हो सकता है? वैल्यू इन यूज। क्या? ऑल्दो अभी तक मुझे वैल्यू इन यूज का कोई इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर नजर इस क्वेश्चन में नहीं आया। द प्लांट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस एट 30 जून 15। अब अगर मैंने टेस्ट बनाया तो हो सकता है मैं अगले 3 साल के क्या दे दूं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, और फिर 3 साल के बाद दे दूं इसकी डिस्पोजल वैल्यू, फिर 3 साल के बाद दे दूं इसकी डिस्पोजल कॉस्ट। मुझे ये बताएं अभी तक के पैराग्राफ में अगर इंपेयरमेंट देखी मैंने, क्योंकि देखनी पड़ेगी, क्या मौजूद है, तो मैं किस डेट पर बैठकर देखूंगा? 30 जून 2000 कह सकता हूं इसको मेजरमेंट डेट। अच्छा, अगले 3 साल का पहला साल कब होगा? 30/6/16।
30 6 17, 30 6 18, तो ये ईयर 0 है। ये क्या है? ईयर 0। ठीक है। द प्लांट, ओके हो गया। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, द प्लांट वॉज इंपोर्टेड, अंडरलाइन करें इंपोर्टेड। कोई चीज इंपोर्टेड होगी तो बोट पे आएगी, शिप पे आएगी। आपने साथ वाली गली से कोई चीज खरीदनी है तो शिप पे नहीं आएगी, सी पर नहीं आएगी। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब आपने इंश्योर्ड करवा लिया। क्या करवा लिया? इंश्योर्ड करवा लिया कि सेफली तुम शिप पर हमारी आइटम पहुंचाओगे। FOB इसे कहते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, कि बोर्ड तक पहुंचने तक मैं रिलैक्स हो गया, मैं फ्री हो गया। तो डेफिनेटली अगर मैं इंश्योर्ड के साथ कोई अमाउंट आइटम खरीदूंगा तो प्राइस ज़्यादा दूंगा कम? ज़्यादा दूंगा। और विदाउट इंश्योरेंस कम दूंगा। US डॉलर कितने का खरीदा हमने? 8 लाख प्राइस है। द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1/7/2000। ये है मेरी बाइंग डेट। क्या है? बाइंग डेट। उस वक्त हाँ मेरे मालिक, प्यार करने को दिल चाह रहा है, काश ये दिन आ जाए, काश ये दिन आ जाए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे बस। उस वक्त $1 52 रुपए का था जब ये क्वेश्चन बना होगा, क्योंकि आई कैप रियल पिक्चर ले रहे हैं। और ये कब की है? 2005 की। अभी 3 साल पहले 100 रुपए का था, 4 साल पहले। अब 203 का या 202 का चल रहा है। अल्लाह खैर करे। जरा पाक रुपी में अमाउंट तो निकाल दो, शायद कैलकुलेटर में आए भी ना। 8 लाख ज़रब 52। कुछ बहुत ही दीवाने बच्चे होंगे जो मुल्क से बहुत ही प्यार करते हैं, वो 52 को इससे डिवाइड कर रहे होंगे। अब ये एक दीवाने का ख्वाब है कि $52 पाक रुपी के एक के बराबर। यकीन करो मैं तो उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूं। चलो मेरे बच्चों प्राइस बताओ। 41600। लो मेरे दोस्तों, पाक रुपी में 1 2 सैकड़ा हज़ार 1000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 16 लाख की हमने प्लांट खरीदा है, जो डॉलर में 8 लाख का था। चलो अल्लाह बेहतर करे। अब जरा कर दें 8 लाख को 202 से, कितना बना? 16 करोड़। 16 करोड़, हाँ 16 करोड़ ही बना ना, 16 करोड़ बना। चलो छोड़ो इन ख्वाबों को, आ जाओ हकीकत की। सुने भाई, अदर चार्जेस इंक्लूडिंग, बेटा प्लीज, अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंट टू, बताएं जी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगा, पाक रुपी में कर लिया, इसमें मजीद कितना ऐड करूंगा? 7 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 48,600,000। 48,600,000। यहां तक कोई पॉइंट? आगे चलो। Installation of the plant was completed on 31st December and commercial production commenced from 1st. अब मुझे बताओ मेरा एसेट वर्केबल लोकेशन एंड कंडीशन में कब आया? प्यारे भाई, मैंने एग्जाम फोकस पॉइंट में भी लिखाया है, एक है एसेट का बाय करना, एक है उसका वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आना, एक है उसका कमर्शियल यूज शुरू होना, और डेप्रिसिएशन शुरू होती है जब एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए, चाहे उसका कमर्शियल यूज बाद में हो। तो इसका मतलब ये रेलिवेंट डेट नहीं है। अच्छा, बच्चा क्यों कंफ्यूज हो रहा है? पिछले क्वेश्चन में उसने कहा कि डेप्रिसिएशन कब शुरू करना? जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो। भाई वो उसने कह दिया तो मैंने माना है, अगर वो खामोश रहेगा तो मैं कहां से शुरू करूंगा? जब वो वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाएगा, और जब उसकी इंस्टॉलेशन हो गई तो इसका मतलब वो अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। यहां तक क्लियर? भाई पिछली बातें भूलें ना प्लीज।
पिछली बातें नहीं भूलनी, पिछली बातें भूलेंगे फिर तो काम खराब हो जाएगा, वापस जाना पड़ेगा। आगे सुनो, द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ द एसेट इज अवेलेबल फॉर, ओ भाई अवेलेबल फॉर यूज हुआ या नहीं ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, और साइलेंट होने पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तो वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया। अप टू द मंथ प्रायर टू, व्हाट डू मीन बाय प्रायर टू डिस्पोजल? याद होगा मैं आपको कहता हूं अगर डिस्पोजल के लिए मंथ की पहली तारीख लिखी हुई है तो एग्जाम पर्पस के लिए उसे एक दिन पीछे ले आए, इसलिए कहते हैं प्रायर टू डिस्पोजल। और अगर 10 जनवरी लिखा हुआ 31 दिसंबर, 20 जनवरी, 31 दिसंबर, यानी जितने दिन जनवरी के डिस्पोजल के हैं उन्हें कंसिडर नहीं करना। क्या लेके आना है? पिछले महीने, मंथ प्रायर टू डिस्पोजल, उस पीरियड से पिछली डेट ले आए। आगे, एट द टाइम ऑफ परचेज द एसेट इज नहीं, एट द टाइम ऑफ परचेज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज, वेयर एज द सॉल्वेज वैल्यू वाज 2 मिलियन। ये आ गई रेजिडुअल वैल्यू और ये आ गई उसकी यूजफुल लाइफ। यही मतलब होता है, क्योंकि हम फ्रैक्शन ऑफ डेज नहीं लेते, फ्रैक्शन ऑफ मंथ नहीं लेते। और ये मैंने जिस दिन बुक आपको रीड करवाई थी उस दिन बताया होगा, बताया था ना, एक दिन मैंने बताया था कि भाई अगर बाइंग की है 14 जनवरी को तो इसे क्या अज्यूम करोगे, या कम जनवरी, और अगर डिस्पोजल की है 12 दिसंबर तो क्या अज्यूम करोगे, 30/11। ये मैंने बताया भाई आपको, भाई याद रखना है बातों को। आगे भाईजान, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर द प्लांट वाज रीवैल्यूड ऑन 1/7/10। सोच के बताएं, ईयर एंड की रीवैल्यूएशन है, ईयर स्टार्ट की, ईयर स्टार्ट की है भाई, ईयर स्टार्ट की है, शाबाश, गुड। ईयर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 2 एंट्री पिछले ईयर एंड पे, 2 अगले में। पिछले की बताएं, यहां तक क्लियर? और भाईजान कहां ले गए वैल्यू? अब हमें नहीं पता, हमने तो इसको कहा था 48.6 मिलियन है, पता नहीं इतने साल डेप्रिशिएट होकर WDV इससे कम है या इससे कम हुई तो सरप्लस, WDV कम है, रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है तो सरप्लस, WDV ज्यादा है, रीवैल्यूड अमाउंट कम है तो लॉस। यहां तक क्लियर? अगर पहला गेन हुआ तो सरप्लस को क्रेडिट करेंगे, पहला लॉस हुआ तो P&L को डेबिट करेंगे, फिर सब्सिक्वेंट में सारा रूल सिखाया हुआ है आपको। There was however no change in estimated useful life of the, कहता है जब रीवैल्यूएशन की तो उस वक्त कोई यूजफुल लाइफ में चेंज नहीं आया। द फैक्ट्री रिमेन्ड क्लोज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 12 ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी भाई, टेम्परेरी यूज, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या रुक जाएगी? चार्ज। आगे चलें, द साल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस इट वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ, साल्वेज वैल्यू बहुत ही, इसकी कोई दोस्त है, कई दफा उसकी बात कर गुजरा। ठीक है भैया, अब करना क्या?